आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले वाले टॉपिक को इस चैप्टर के अंदर। टॉपिक का नाम है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। ये वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे पहला। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, और इस चैप्टर का ये सबसे लास्ट टॉपिक है। मतलब आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से समझते चलेंगे, दो ही टॉपिक हमारा बचा हुआ है, दोनों को बेहतर तरीके से समझ लेंगे। इसके बाद फिर ये हमारा हैप्पी, मतलब बहुत ही हैप्पी एंडिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए। सबसे पहला टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। इसका मतलब क्या, वो बहुत ही ध्यान से समझिए। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अच्छा, पिछले वाले क्लास में जो आपने पढ़ा ना, थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवाते हैं, तभी जाकर आप इसको समझ पाओगे। देखो, आपको पता है कि फीमेल के अंदर ओवरीज, ओवरीज प्रोड्यूस करता है एग, हर मंथ 1 एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी प्रकार से टेस्टिस होता है मेल में, जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग जान चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मतलब जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिलेगा, इसको हम लोग बायोलॉजी के टर्म में कहते हैं फ्यूज करेगा। फ्यूज का मतलब आपस में मिलना, तो वो हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। लेकिन क्या होगा, मान लीजिए कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि क्या होगा जब एग को स्पर्म नहीं मिला, उस समय पे क्या होगा, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में आप ये पढ़ने वाले हैं कि उस एग के साथ जो कि ओवरीज से रिलीज होगा, उस एग के साथ क्या होगा यदि उसको स्पर्म नहीं मिलेगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि क्या होगा जब हमारा एग फर्टिलाइज नहीं होगा। सिंपल सा कहने का मतलब है कि क्या होगा जब एग के साथ स्पर्म नहीं मिलेगा। देखते हैं क्या होता है। दी ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ। ये हम लोगों को पता है कि ओवरीज जो है वो हर मंथ 1 एग रिलीज करता है, ये हम लोगों को पता है। आगे, द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। अच्छा, कल आपने पढ़ा था कि यूट्रस का लाइनिंग जो होता है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट के साथ साथ बहुत ही स्पंजी होता है, क्योंकि बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के वॉल में ही बेसिकली हमारा होता है। तो यूट्रस अपने आप के लेयर को हर मंथ प्रिपेयर करता है। मतलब ये हो गया कि यूट्रस का जो वो यूट्रस का जो वॉल है वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि वो अपने आप को हर मंथ स्पंजी बनाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट बनाता है हर मंथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दस द लाइनिंग ऑफ यूट्रस बिकम्स थिक एंड स्पंजी। मतलब ये हो गया कि हर मंथ, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान समझेगा क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाला टॉपिक है। मतलब ये होगा कि ओवरी हर मंथ 1 एग रिलीज करता है। ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता है कि जब हमारा एग स्पर्म के साथ मिल जाता है तो वो नीचे लुढ़कते लुढ़कते आता है यूट्रस के वॉल पे, और वहीं पे वो चिपक जाता है, और फिर वहीं पे बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। लेकिन मान लीजिए कि एग हमारा रिलीज तो हुआ, लेकिन उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो क्या होगा उस केस में। होता क्या है ना, अब इसे समझिए बहुत ध्यान से। यूट्रस का जो वॉल है, जो डायग्राम कल आपने देखा था, आप अपने एनसीईआरटी बुक के डायग्राम में भी देख सकते हैं। यूट्रस का वॉल अपने आप को हर मंथ प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करने का मतलब है कि वो हर मंथ अपने आप को स्पंजी और थोड़ा सा ठीक यानी कि सॉफ्ट बना लेता है अपने आप को। अपने आप ही होता है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। आगे, दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। ऐसा क्यों होता है पता है, यानी कि यूट्रस का वॉल हर मंथ स्पंजी या फिर हमारा सॉफ्ट क्यों होता है पता है। इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए कि एग हमारा स्पर्म के साथ मिल गया तो बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा। तो बेबी का डेवलपमेंट चालू होने के लिए कैसा आपको माहौल चाहिए, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही मुलायम वाला जगह चाहिए। इसीलिए यूट्रस का जो लाइनिंग है, यूट्रस का जो वॉल है, वो हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है। मतलब ये हो गया कि वो हर मंथ अपने आप को स्पंजी और सॉफ्ट बना लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। मान लीजिए कि ओवरी से एग हमारा रिलीज हुआ, लेकिन उसको स्पर्म मिला ही नहीं, तो इस केस में ओविडक्ट के अंदर यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमारा एग 1 दिन के लिए जिंदा रहता है बस। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि उसको स्पर्म नहीं मिला तो वो मात्र 1 दिन के लिए जिंदा रहेगा। उसके बाद देन द थिक एंड स्पंजी लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब बताइए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बताइएगा। ठीक है, मतलब यूट्रस का वॉल जो बेसिकली लाइनिंग है उसका, वो प्रिपेयर अपने आप को इसलिए करता है ताकि वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो सके। और बेबी का डेवलपमेंट तब होगा जब एग का मिलना स्पर्म के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे एग तो स्पर्म के साथ मिला ही नहीं, तो क्या उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत है? अब उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आप इसको ऐसे समझिए कि यूट्रस का जो वॉल है यानी कि जो उसका लाइनिंग है, अपने आप को हर मंथ इसलिए प्रिपेयर करता है ताकि यदि स्पर्म एग के साथ मिले
तो वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट हो और अच्छी तरीके से हो सके। लेकिन यहाँ पे हमारा एग के साथ स्पर्म मिला ही नहीं, यानी कि बेबी का डेवलपमेंट चालू ही नहीं हुआ, तो क्या उस लाइनिंग का अब कोई ज़रूरत रहा? यूट्रस के लाइनिंग का, यानी कि यूट्रस के वॉल का, स्पंजी वॉल का कोई ज़रूरत रहा? अब कोई ज़रूरत नहीं रहा। तो इसके लिए क्या होता है, सो द थिक एंड स्पंजी लाइनिंग, यहाँ पे लाइनिंग कर लीजिएगा, लास्ट में जी लगा लीजिएगा, लाइनिंग ऑफ यूट्रस स्लोली ब्रेक्स डाउन एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस। तो अब जब उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं रहा, तो वो धीरे धीरे लाइनिंग ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद वो वजाइना के थ्रू ब्लड के रूप में वो हमारा बॉडी से बाहर निकल जाता है। ब्लड और म्यूकस, म्यूकस का मतलब सिंपल सा चिपचिपाहटपन के साथ वो हमारे वजाइना से बाहर निकल जाता है। ये हमारा जो लाइनिंग है वो ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एग स्पर्म के साथ नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यदि फर्टिलाइजेशन होता तो बेबी का डेवलपमेंट चालू हो जाता और वो लाइनिंग आपका कभी ब्रेक नहीं करता। कोई दिक्कत इसमें? तो वहाँ पे स्पर्म के साथ हमारा एग नहीं मिला, इसीलिए उस लाइनिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसीलिए वो लाइनिंग हमारा ब्रेक हो जाता है और वो ब्लड के रूप में फिर हमारे बॉडी से, यानी कि वजाइना से बाहर निकलता है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस एवरी मंथ एंड इज नॉन एज मेंस्ट्रुएशन। और इस प्रकार का जो साइकिल है ये हर मंथ चलता रहता है, इसी को हम लोग मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं। और आम भाषा में हम लोग अपने एवरीडे लाइफ में बोले तो मंथली पीरियड के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आगे, मेंस्ट्रुएशन यूजुअली लास्ट फॉर अबाउट 2 to 8 डेज। और मेंस्ट्रुएशन जो है एक्चुअली 2 दिन से लेकर 8 डेज, मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम यदि बात करें तो 8 डेज तक ये रहता है। ये बेसिकली फीमेल में ये प्रोसेस चलता है। इसीलिए हमने आपको कहा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हार्ड भी नहीं है, थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन आपको ये समझ में आ गया होगा अब मेरे हिसाब से। कोई दिक्कत इसमें? तो इस टॉपिक में मैंने बेसिकली ये कहा था कि क्या होगा जब एग स्पर्म के साथ नहीं मिलेगा। तो सिंपल सा ये होता है कि यदि हमारा एग स्पर्म के साथ नहीं मिला तो सिंपल सा जो यूट्रस का स्पंजी वाला लाइनिंग होता है वो ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद यानी कि एग जो रिलीज हुआ वो 1 दिन के लिए रहता है, फिलोपियन ट्यूब में 1 दिन के लिए रहता है। लेकिन यदि उस एग को 1 दिन के अंदर यदि कोई स्पर्म नहीं मिला तो वो अपने यूट्रस के लाइनिंग को ब्रेक कर लेता है और वो ब्लड के रूप में बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग आम भाषा में मंथली पीरियड भी कहते हैं। और ये नॉर्मली 2 से 8 दिन तक रहता है और ये हर मंथ हमारा होता है, ठीक है। इसीलिए हमने कहा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्या इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखने को मिला था? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से नेचर के द्वारा हम लोगों का जिस तरीके से बॉडी डिजाइन किया उस तरीके से हम लोग जी रहे हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखो एक ना यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग क्या पढ़ने वाले। देखिए यहाँ पे ना बहुत ही कॉमन सा चीज़ आपको बताते हैं। जैसे जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग सियाने हो रहे होते हैं, चाहे वो चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, या फिर बॉय गर्ल जो भी हो, मतलब जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, यानी कि जब हम लोग 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इन सभी उम्र में हम लोग जब होते हैं तो हमारे बॉडी में ना अलग अलग प्रकार के चेंजेज आते हैं, ये आपको पता है। जैसे मतलब इस प्रकार के चेंजेज हैं कि आप बेसिकली एक लड़का और लड़की को सामने खड़ा कर दो तो देख के बताया जा सकता है कि हाँ ये लड़का और ये लड़की है। मतलब ये हो गया कि बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है, किसी लड़के का भारी हो जाता है, लड़कियों का थोड़ा सुरीला हो जाता है। तो बेसिकली कहने का मेरा मकसद ये है कि जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में तमाम प्रकार के बदलाव आते हैं, ठीक है। लेकिन इस बदलाव में ना एक बहुत ही जो कॉमन चीज़ है वो हमारा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी कि हम लोगों को अपना हेल्थ ठीक तरीके से देखना पड़ेगा। वो भी कैसा हेल्थ? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। मतलब ये हो गया कि सिंपल सा वो हमारे बॉडी पार्ट का, मतलब हमारे बॉडी का वो ऑर्गन जो कि बेसिकली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसका हेल्दी होना कंपलसरी है, वही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक आपका होने वाला है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें आप पढ़ोगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जिसको हम लोग शॉर्ट में STD कहते हैं। तो STD स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। अब ये होता क्या, देखो the diseases which are spread by sexual contact with an infected person are called sexually transmitted diseases। देखो जब हम लोग सेक्सुअली कांटेक्ट, मतलब कि सेक्सुअली जब हम लोग कांटेक्ट में आते हैं एक मेल और एक फीमेल, तो कई बार ऐसा होता है ना कि दोनों पार्टनर में से यदि कोई एक बीमार पार्टनर है तो उसका बीमारी एक जो हमारा हेल्दी पार्टनर है उसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसी बीमारी को हम लोग नाम दे देते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। तो ये कब होता है? सिंपल सा है, सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान होगा, पहला बात। दूसरा बात, ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, तो इस बीमारी को हम लोग कहते हैं STD। और ये नॉर्मल है, बहुत जल्दी ये हो जाता है। खैर आगे बढ़ते हैं, इससे बचने का तरीका भी हमारे पास है। आगे
Thus, a healthy person can get STD by making sexual contact with an infected person. तो इस तरीके से क्या होगा, जो एक हेल्दी पर्सन है उसको भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा जब वो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू एक दूसरे के साथ वो मतलब बेसिकली रिप्रोडक्शन के पर्पज के लिए जब आपस में मिलते हैं तो ये बीमारी फैल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर गोनोरिया, सिफिलिस, वॉर्ट्स एंड HIV एड्स। इसमें जो सबसे कॉमन है वो आपका HIV एड्स, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मतलब कुछ ऐसे कॉमन बीमारी जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान आते हैं, वो बीमारी आपका पहला गोनोरिया हो गया, सिफिलिस हो गया, वॉर्ट्स हो गया, और जो सबसे कॉमन है जो कि आपने लगभग सुना होगा HIV एड्स। ठीक है, ये कुछ ऐसी बीमारी हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान आता है एक इनफेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HIV एड्स स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये पूरा इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ये किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है। तो HIV हमारा स्टैंड करता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, और एड्स हमारा स्टैंड करता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। गोनोरिया एंड सिफिलिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, यानी कि जब आप सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बेसिकली जब सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आप आते हैं दो पार्टनर मेल और फीमेल, तो उस समय पे बैक्टीरिया के थ्रू जो बीमारी फैलता है वो होता है हमारा गोनोरिया और सिफिलिस। ठीक है, लेकिन जो आपका वॉर्ट्स है या फिर जो आपका HIV एड्स है, ये हमारा फैलता है वायरस के थ्रू जब आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि गोनोरिया और सिफिलिस किस वजह से होता है, तो ये होता है बैक्टीरिया की वजह से, और वॉर्ट्स और HIV एड्स होता है हमारे वायरस की वजह से। लेकिन ये तब होगा जब आप सेक्सुअली कॉन्टैक्ट में आएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन देखो क्या समस्या है, तो इसका समाधान नहीं होगा क्या? बिल्कुल समाधान होगा। मतलब ये हो गया कि हमारे पास ऐसे कुछ और भी तौर तरीके हैं जिससे हम लोग इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, अब इसको भाई थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर भाई इन सभी चीज़ों से कैसे बचा जाता है। एक और जो यहाँ पे हम लोगों को एक नॉर्मल चीज़ पढ़ना है वो है आपका कॉन्ट्रासेप्शन। ये क्या होता है देखो, द प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। प्रेगनेंसी का मतलब जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो प्रेगनेंसी को रोकने का भी तरीका हमारे पास है। मतलब सिंपल सा ये हो गया कि प्रेगनेंसी को भी रोकने का तरीका हमारे पास है, उसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। तो कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल सा मतलब हो गया प्रेगनेंसी को रोकना, वही हमारा कहलाता है कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव फिर क्या होता है देखो, एक होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब हो गया सिंपल सा प्रेगनेंसी को रोक देना, वो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन कहलाएगा। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब है कि वो डिवाइस या फिर वो दवाई, वो केमिकल जिसके थ्रू प्रेगनेंसी को रोका जाए उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी डिवाइस और केमिकल, केमिकल मतलब ड्रग, ड्रग का मतलब दवाई। ठीक है, तो एनी डिवाइस या फिर कोई भी दवाई विच प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी इन वोमेन इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रासेप्टिव। तो जो केमिकल, जो डिवाइस प्रेगनेंसी को रोक दे महिलाओं के बॉडी के अंदर, उसको हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव कह देते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्शन का सिंपल सा मतलब हो गया प्रेगनेंसी को रोकना, कॉन्ट्रासेप्शन, और जिस डिवाइस, जिस केमिकल से आप रोकेंगे उसको हम लोग कह देते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच वी कैन प्रिवेंट प्रेगनेंसी इन वोमेन विच आर एज फॉलोज। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग महिलाओं में प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। तो इसको बेसिकली हम लोग 4 मेथड में डिवाइड कर लेंगे। पहला है आपका बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है कॉपर टी मेथड, और चौथा आपका है सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। हालांकि देखो जब भी एग्जाम में आपसे पूछे 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में आए कि ऐसे कौन कौन से मेथड हैं जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है, तो आप केवल इन चारों पॉइंट के बारे में लिख दीजिएगा, इसके बारे में मेंशन मत कीजिएगा। लेकिन जब सवाल आपका 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर में आ जाए तो इन सभी के बारे में 1 लाइन, 2 लाइन इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। लेकिन उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो प्रेगनेंसी को रोकने का हमारे पास 4 तरीका है, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, फिर से कॉपर टी मेथड और आपका सर्जिकल मेथड। ठीक है, तो इसके के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला आपका बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या देखो, इन बैरियर मेथड द फिजिकल डिवाइसेस सच एज कॉन्डम्स एंड डायफ्राम, डायफ्राम को हम लोग शॉर्ट में कैप भी कहते हैं, आर यूज्ड। यानी कि बैरियर मेथड में हमारे पास 2 फिजिकल डिवाइस है। फिजिकल डिवाइस मतलब जिसको आप बेसिकली इस्तेमाल कर सकते हैं प्रेगनेंसी को रोकने के लिए, वो आपका कॉन्डम, बेसिकली आपके बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून जैसा होता है आपका। दूसरा आपका डायफ्राम, डायफ्राम सिंपल सा कैप जैसा होता है, ठेपी जैसा, जिसको हम लोग कह सकते हैं आम भाषा में। इसका हम लोग इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं।
Condoms are used by males by putting them as a covering on the penis, यानी कि मेल बेसिकली कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं अपने पेनिस को कवर करने के लिए, ताकि स्पर्म हमारा बाहर यानी कि वजाना में रिलीज ना हो सके। ठीक है, ये हो गया हमारे मेल के बारे में। और एक चीज़ हमारे पास एक और था डायफ्राम, जिसको हम लोग कैप कहते हैं, उसका बेसिकली इस्तेमाल फीमेल करती है, यानी कि डायफ्राम जिसको हम लोग कैप भी कहते हैं, इज यूज्ड बाय फीमेल्स बाय पुटिंग इट इन द वजाइना टू कवर द सर्विक्स। ये बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि सर्विक्स को कवर करने के लिए, मतलब सर्विक्स के रास्ते से ही हमारा स्पर्म बॉडी में जा पाता है, यूट्रस के अंदर जा पाता है, तो वहाँ पे बेसिकली डायफ्राम हो गया या फिर कैप हो गया, जिसका इस्तेमाल किया जाए फीमेल के द्वारा, तो वहाँ पे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। इसका सिंपल सा मतलब है ना, देखो नाम से पता चल रहा है आपको, बैरियर, मतलब सिंपल सा आप उसको बेसिकली रोक दो, मतलब कि स्पर्म को एक से मिलने मत दो, क्योंकि यदि मिल गया तो फिर आपका रिप्रोडक्शन चालू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा है, कॉन्डम एंड डायफ्राम प्रिवेंट द स्पर्म्स फ्रॉम मीटिंग द एग बाय एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम। तो यहाँ पे दोनों का काम क्या है, सिंपल सा, दोनों का काम सिंपल सा ये है कि दोनों, जैसे कॉन्डम स्पर्म को रोकता है और डायफ्राम आपका सिंपल सा एग को रोकता है, तो दोनों बेसिकली एक दूसरे सेक्स सेल को रोकता है, जिसके वजह से आपस में मिल नहीं पाता है और यहाँ पे फिर हमारा रिप्रोडक्शन चालू नहीं हो पाता है। इससे क्या हो गया, प्रेगनेंसी आपका रुक गया। ठीक है, तो ये सिंपल मेथड था। एक बात और बताइए, चलो आपको बता ही देते हैं पहले। एन इंपॉर्टेंट बेनिफिट इन द यूज ऑफ कॉन्डम इज दैट इट प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अच्छा एक बात बताइए, ये जो हम लोग यहाँ पे फिजिकल डिवाइस जैसे कॉन्डम और डायफ्राम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या केवल इससे प्रेगनेंसी को ही रोका जा सकता है क्या? प्रेगनेंसी तो इससे रोक ही सकते हैं हम लोग, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या इससे फैलने वाले बीमारी नहीं रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रोक सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर भी एक्चुअली ये सलाह देते हैं कि जब भी आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आए, दो पार्टनर मेल और फीमेल, तो बेसिकली आप इन दोनों में से किसी एक चीज़ का आप जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, इससे दोनों से आप मतलब कि आप बचे रहेंगे, आपको बीमारी भी नहीं होगा और आपका मतलब कि आप प्रेग्नेंट भी नहीं होंगे। इस तरीके से ये इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बैरियर मेथड। अगला है आपका केमिकल मेथड। वेरी सिंपल, देखा जाए इसमें क्या है, नाम से मालूम चल रहा है, केमिकल मतलब ड्रग, और ड्रग का मतलब आप ये लोग यहाँ पे वो मत समझिएगा जो कि एक नशीला पदार्थ होता है। ड्रग का मतलब सिंपल सा कभी कभार नहीं, ड्रग का मतलब एक्चुअली में हमारा दवाई ही होता है। ठीक है, आगे। इन केमिकल मेथड्स द फीमेल्स यूज टू टाइप्स ऑफ पिल्स, ऑरल पिल्स एंड वजाइनल पिल्स विच आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक ड्रग्स। देखो, केमिकल मेथड में बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के पिल्स आते हैं, पिल्स मतलब गोली आता है, और वो गोली बेसिकली वुमेन इस्तेमाल करती हैं। उस गोली दो प्रकार की गोली है, पहला आपका ऑरल पिल और दूसरा आपका वजाइनल पिल। और ये पिल्स बेसिकली जो है ना दवाई होता है, छोटा सा टैबलेट होता है, ये हमारे मतलब फीमेल ये इस्तेमाल करती है। ठीक है, लेकिन कितने प्रकार के पिल्स, दो प्रकार के, ऑरल पिल और वजाइनल पिल, और ये बेसिकली दवाई होता है, गोली होता है, जो कि फीमेल इस्तेमाल करती है। आगे, जैसे नाम से मालूम चल रहा है ना, ऑरल पिल जो कि पानी के साथ घोटते होंगे, और वजाइनल पिल जो कि बिल्कुल वजाइना में इस्तेमाल करते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि द ऑरल पिल्स कंटेन हॉर्मोन्स विच स्टॉप द ओवरीज फ्रॉम रिलीजिंग एग्स इनटू द ओविडक्ट। ऑरल पिल का सिंपल से यहाँ पे काम ये है कि पानी के थ्रू आप इसको घोटते हो, जैसे हम नॉर्मल दवाई खाते हैं ना सर्दी बुखार का, उस तरीके से आप ऑरल पिल को घोटते हो। और ये ऑरल पिल बेसिकली करता है क्या पता है, ये ऑरल पिल एक्चुअली में हार्मोन कंटेन करता है, और ये हार्मोन ओवरेज को सजेशन देता है कि भैया आपको एग प्रोड्यूस नहीं करना है। मतलब ये हो गया कि ऑरल पिल जैसे हम नॉर्मली दवाई खाते हैं उस तरीके से आप पी लो उसको, मतलब घोट लो, और ये ऑरल पिल में बेसिकली हमारा हार्मोन होता है, वो हार्मोन ओवरेज को जाके सजेशन देता है, ऑर्डर देता है कि आपको एग रिलीज नहीं करना है ओविडक्ट में, तो वो करता ही नहीं है। आप खुद सोचो, जब एग रिलीज हमारा हुआ ही नहीं तो क्या यहाँ पे रिप्रोडक्शन चालू हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इससे हमारा प्रेगनेंसी रुक गया मतलब। ठीक है, आगे। However, oral pills can cause side effects too, लेकिन ऑरल पिल्स का साइड इफेक्ट भी होता है। इसका सबसे बड़ा हानि ये है ना कि आपके ये बॉडी को बहुत ही कमज़ोर बना देता है। मतलब ये हो गया कि ऑरल पिल ठीक है, प्रेगनेंसी से रोका जा सकता है, अच्छी बात है, लेकिन ये आपके बॉडी को बहुत ही कमज़ोर बना देता है, क्योंकि एक्चुअली कुछ भी है तो केमिकल ही तो है ना ये आपका, तो ये आपके बॉडी को बेसिकली हानि पहुँचाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द वजाइनल पिल्स कंटेन द केमिकल्स कॉल्ड स्पर्मिसाइड्स विच किल द स्पर्म्स। और वजाइनल पिल्स का सिंपल सा काम है कि आप इस पिल्स को यानी कि इस टैबलेट को सिंपल से अपने वजाइना में आप रखते हो, और ये वजाइनल पिल्स करता ये है कि आपके वजाइना में जो स्पर्म रहेगा उस स्पर्म को ये मार देता है। अब जब स्पर्म ही आपका मर गया, डेथ हो गया स्पर्म का, तो वो कभी भी एग के साथ मिल नहीं पाएगा, और जब मिलेगा ही नहीं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जाइगोट नहीं बनेगा, जाइगोट नहीं बनेगा तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बना तो फोइटस नहीं बनेगा, और फोइटस नहीं बनेगा तो बेबी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। बेसिकली कहने का मतलब है कि प्रेगनेंसी रुक जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा केमिकल मेथड।
अगला है आपका कॉपर टी मेथड। अच्छा, कॉपर टी मेथड को ना बताने से पहले हम आपको बोलेंगे कि आप अपने बुक को खोलो जरा एक बार, और बुक में आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को देखो जल्दी से। क्या वहां पे यूटरस का जो शेप है क्या वो टी के शेप का है? बिल्कुल, दो बगल में आपका ओविडक्ट है यानी कि फेलोपियन ट्यूब है, और वो दोनों आके हमारे यूटरस में जाके ओपन हो जा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यूटरस जो है ना वो टी शेप का है, कैपिटल टी शेप का है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कॉपर टी मेथड में कि आखिर ये होता है क्या। देखो, कॉपर टी इज अ डिवाइस विच इज प्लेस्ड इनसाइड द यूटरस ऑफ अ वुमन बाय अ डॉक्टर और अ ट्रेन्ड नर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यानी कि कई बार ऐसा होता है ना कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए डॉक्टर, या ये आम कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड, हाईली ट्रेंड नर्स चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, बेसिकली फीमेल के यूट्रस में, चूंकि यूट्रस हमारे टी शेप का होता है, तो वहाँ पे एक डिवाइस लगाते हैं, वो डिवाइस भी टी शेप का ही होता है, और वो लगाते हैं और उसको फिट कर देते हैं, और उस तरीके से प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। जब वो वहाँ पे आप कॉपर टी फिट कर देते हो ना, तो स्पर्म एग से नहीं मिल पाता और एग स्पर्म से नहीं मिल पाता, तो इस तरीके से हमारा कॉपर टी काम करता है। लेकिन आप खुद सोचो, आप अपने यूट्रस में एक डिवाइस फिट कर रहे हो, तो क्या उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वही अगला पॉइंट लिखा गया कि हाउएवर कॉपर टी कैन कॉज साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूटरस। चूंकि ये डिवाइस है तो यूटरस में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके वजह से इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। प्रेगनेंसी रुक जाता है, सही बात है, लेकिन इससे इसका बहुत ज़्यादा नुकसान भी है। ठीक है, आपके यूटरस बेसिकली यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और यूटरस यदि आपका डैमेज हो गया तो हो सकता है फ्यूचर में आप बेबी को जन्म ना दे पाओ, इसीलिए कभी भी इस प्रकार के चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सर्जिकल मेथड, ये सबसे आसान है सर्जिकल मेथड। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए सबसे एग्जाम्पल, सबसे कॉमन, चूंकि आपने पढ़ लिया है तो अब हम आपसे पूछ सकते हैं। देखो, मेल में स्पर्म टेस्टिस से बाहर जो निकलता है वो किस पाथ से निकलता है? वॉश डिफरेंस से। तो यदि हम मेल में वॉश डिफरेंस को ब्लॉक कर दें तो क्या स्पर्म बाहर निकल पाएगा? कभी नहीं। उसी प्रकार से फीमेल में बताइए, फीमेल में ओवरीज से जो एग हमारा बाहर निकलता है वो किसके थ्रू? फेलोपियन ट्यूब के थ्रू। तो क्या यदि हम फेलोपियन ट्यूब को ही ब्लॉक कर दे तो क्या एग बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। और इसी को हम लोग कहते हैं सिंपल सा सर्जिकल मैथड। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना, आम भाषा में कहते हैं, जैसे हम लोगों के आम इंडियन सोसाइटी में क्या बात होता है, ऑपरेशन करा लो। ऑपरेशन कराने का सिंपल सा मतलब है महिलाओं के अंदर कि उसके फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा, और ये हम लोग नहीं कर सकते, वो डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन करके। उसी प्रकार से मेल में भी होता है, कहते हैं ना नसबंदी कर दो इसका। नसबंदी का मतलब है कि उसके वॉश डिफरेंस को बेसिकली ब्लॉक कर दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो वही हमारा है सर्जिकल मेथड। तो वही इसमें लिखा गया है कि इन मेल इफ द वॉश डिफरेंस इज ब्लॉक्ड द स्पर्म ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। यदि वॉश डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाए तो वो हमारा स्पर्म बाहर नहीं आ पाएगा, जिसको हम लोग आम भाषा में कहते हैं नसबंदी कर देना। उसी प्रकार से फीमेल में भी है, इन फीमेल इफ द फेलोपियन ट्यूब इज ब्लॉक द एग ट्रांसफर विल बी प्रिवेंटेड। यानी कि फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, जिसको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन करना, तो यदि वो कर दिया जाए तो फेलोपियन ट्यूब से हमारा एग बाहर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। क्या इस तरीके से फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रकार के मेथड को इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अब तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आपने इतना कुछ पढ़ा, जैसे सर्जिकल मेथड में दिक्कत यह है कि आपको इसमें ऑपरेशन कराना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें नुकसान होने का संभावना है। ठीक है, कॉपर टी मेथड में आपने पढ़ा कि इसका साइड इफेक्ट भी है। ठीक है, केमिकल मेथड में आपने ये पढ़ा कि पील्स जो है, चाहे वो आप वजाइनल पील लो चाहे आप ऑरल पील लो, दोनों का साइड इफेक्ट है। ऑब्वियस सी बात भाई, कुछ भी तो केमिकल ही है। तो बताइए सबसे सेफेस्ट मेथड बीमारी को रोकने का भी और प्रेगनेंसी को रोकने का भी कौन सा हुआ? बैरियर मेथड, बिल्कुल, जिसमें आप कॉन्डम और डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हर डॉक्टर कोई सजेशन दे ना दे, लेकिन ये सजेशन वो जरूर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक और टॉपिक के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मिलेंगे हम लोग अपने, हाँ एक बात और, ऑनलाइन वाले बच्चे, ये चैप्टर बहुत ही हमारा मतलब हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको समझा। जहाँ पे डायग्राम का जरूरत पड़ा हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू भी समझा। मेरे हिसाब से अब आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। लेकिन हाँ, हम ये भी मान के चल रहे हैं कि इस चैप्टर का नोट्स आप वीडियो को पॉज करके या फिर बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर आप लगातार लिख भी रहे होंगे, क्योंकि नोट से बहुत ज़्यादा आपका फायदा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मिलेंगे हम लोग अपने, कुछ भी कमेंट रहा होगा तो आप लोग बिल्कुल डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगले वाले क्लास में मिलेंगे हम लोग एक नए चैप्टर के साथ और एक नए चैप्टर के
शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।